हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक देखो हम लोगों ने डायमेंशन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसमें एक एप्लीकेशन भी उसका सीख लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, कि कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। और उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड सिस्टम को भी चेंज करना सीखा था, ऐसे एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस, एसआई यूनिट। और फिर हमने एक और सीखा था जिसमें हमने कहा था कोई अपने मन से उसने सिस्टम बना दिया, तो वो भी हम लोगों ने सीख लिया था। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, आप व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास में। अब देखिएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इसमें करीब 2 लेक्चर होंगे हमारे। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चेकिंग ऑफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें जो है चेकिंग ऑफ द डायमेंशन है, तो डायमेंशन को कैसे चेक करना है, ठीक है। या कोई अगर फिजिकल रिलेशन लिखा है तो उसके करेक्टनेस को कैसे चेक करना है, ठीक। तो चेक यानी क्या है, टू चेक, देखिएगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन ऑब्लिक रिलेशन ऑब्लिक फॉर्मूला, ठीक है। कोई अगर फिजिक्स में फॉर्मूला दिया हो तो उसकी करेक्टनेस को हम कैसे चेक करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। करेक्टनेस चेक करना भी पूछा जाता है और कभी कभी इसी पे बेस्ड, जैसे कह देगा अगर ये फिजिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसमें इसकी यूनिट बताओ, कोई वहाँ वेरिएबल डाल देगा, कहेगा इसकी यूनिट बताओ, उसकी यूनिट बताओ। तो यानी यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्या बनता है, पहले तो हमें ये चेक करना कि ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, डायमेंशनली जो करेक्ट होते हैं फॉर्मूले, वो डायमेंशनली करेक्ट तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूले वही होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अंतर है। हमें सिर्फ यहाँ ये चेक करना है कि जो फिजिकल रिलेशन लिखा है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हैं तो उसका फिजिकल फार्मूला बन सकता है, हो सकता है वो एग्जैक्ट भी हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ इक्वल में लिख दी जाए, ठीक, कोई 2 चीज़ें इक्वल में लिख दी गई, 2 फिजिकल क्वांटिटी इक्वल में, तो इक्वल में तभी लिखी जा सकती हैं जब दोनों तरफ डायमेंशनली क्या हो, वो इक्वल हो। इसी को जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो जो होमोजेनिटी का डायमेंशन है, ठीक, वो क्या कहता है कि जो है आपकी जो डायमेंशन है, जो आपकी क्या है डायमेंशन है, वो क्या होनी चाहिए, RHS और LHS में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि 2 डायमेंशन को आप तभी इक्वल लिख सकते हो जब सेम होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें और भी चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, अगर कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको ऐड करना है, कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको ऐड करना है तो भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई भी 2 डायमेंशन आप डिवाइड कर सकते हो, कोई भी 2 डायमेंशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा A = B, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फॉर दिस, फॉर A = B, डायमेंशन ऑफ A = डायमेंशन ऑफ B। A की जो डायमेंशन है B के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने लिखा है A + B या फिर A - B, इन दोनों के लिए डायमेंशन ऑफ A = डायमेंशन ऑफ B होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी चीज़ चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन यानी A/B निकालना हो, A की डायमेंशन अलग हो, B के अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A × B निकालना हो, A की डायमेंशन कुछ और हो, B की डायमेंशन कुछ और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें इक्वल करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में हमारी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक। और देखो थोड़ा इसको और बड़े फॉर्म में देखते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा A = B/C - D, A = B/C - D। यहाँ ध्यान से समझिएगा,
माइनस किसके बीच में लगा है, सी और डी के बीच में। तो यहाँ ध्यान समझना कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, कि डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी होना चाहिए नंबर 1। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी माइनस करने से डायमेंशन में फर्क। अभी बताओ, जब सी की डायमेंशन वही है, डी की डायमेंशन वही है, तो सी माइनस डी की डायमेंशन क्या होगी। ध्यान रखना, कोई कहेगा माइनस करके 0 कर दो, बेवकूफ़ बिल्कुल मत बनना, क्योंकि जो सी की डायमेंशन है वही डी की डायमेंशन होगी, वही सी माइनस डी की डायमेंशन होगी। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो इसी को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी माइनस डी, यानी कि माइनस करने से प्लस करने से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सी की डायमेंशन वही डी की डायमेंशन, वही सी माइनस डी की डायमेंशन, वही 2c माइनस 2d की डायमेंशन, वही 2c प्लस 3d की डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर डायमेंशन तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल नंबर की डायमेंशन वैसे ही नहीं होती। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन इसके बराबर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो ध्यान रखिएगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी माइनस डी, कंप्लीट डायमेंशन। तो इसको क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ केवल सी भी लिख सकते हैं, इक्वल करके डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ डी भी कह सकते हैं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ सी माइनस डी भी कह सकते हैं। हमने कहा, तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि डायमेंशन ये क्या है कि हमने लिखा डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ सी माइनस डी। तो कुल मिला के डायमेंशन आपका इधर पे, यानी इसे माइनस कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम डायमेंशन है। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ डी भी लिख सकते थे। अब देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, देखिए कैसे। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, a इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस डी ई माइनस 2 एफ प्लस जी अपॉन के, ये लिख दिया मैंने। अब आपसे कहा रिलेशन लिखो बैठ के, तो आप देखिए बड़ा आसान है, डायमेंशन ऑफ ए का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस में लिखी हैं, तो डायमेंशन ऑफ डी ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ प्लस जी अपॉन के, तो ये तो प्लस में है तो किसी एक की डायमेंशन ले लो, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ के, या फिर डायमेंशन ऑफ जी अपॉन डायमेंशन ऑफ के, क्योंकि दोनों में किसी एक को ले सकते हो आप लोग। तो ये इतने आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमने क्या बताया, लॉजिक बताया डायमेंशन चेक करने का, कैसे हम चेक करते हैं। ठीक, अब देखिएगा ज़रा, अब हम सबसे पहले फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक करेंगे, और वो भी किस लिए, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। ठीक है ना, अगर ये कोई कहता है तो गलत कह रहा है। हम ये चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। हमें यहाँ चेक करना है कि वेदर द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वेदर अ फिजिकल रिलेशन इज गिवन बाय इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक, जैसे देखिएगा मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² होती है, इसे चेक करिए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो देखिएगा पहले तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो याद करिए डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी सीधी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है ml² t-2। अब हम डायमेंशन ऑफ हाफ mv² की अगर बात कर लें तो ध्यान रखिएगा हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, m की m हो गई और v की हो जाएगी LT-1/2, तो ये कितना आ जाएगा ml² t-2। तो देखिएगा इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखा हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि कोई अगर आता कह देता कि काइनेटिक एनर्जी होती है mv², क्या बताइए फॉर्मूला करेक्ट है, तो हम कहते कि यार ये डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम है। मान लो कोई 3mv² कह दे तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो हम जो करेक्टनेस चेक करते हैं वो डायमेंशन की करेक्टनेस चेक करते हैं, हम ये नहीं चेक करते कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, हम ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, तो ज़रा और देखते हैं फॉर्मूला, ज़रा और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी चेक करना है हमें फॉर्मूला। ठीक है,
देखिएगा, एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़रा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमें दिया गया है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ठीक, इन्होंने कहा है टाउ यहाँ पे टॉर्क है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, और अल्फ़ा यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है। क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा, जो टॉर्क है, जो टाउ है, पहले हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, LHS की डायमेंशन। तो टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले नहीं पता, मैं लिखवा दे रहा हूँ, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब कुछ आएगा आपको। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी? फोर्स होता है MLT-2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है आपका? L। तो आंसर क्या आ गया? ML²T-2। ये क्या हो गई? LHS। अगर हम RHS की बात करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आई अल्फ़ा, ठीक है ना, तो डायमेंशन ऑफ आई और अल्फ़ा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, पहले तो आई की डायमेंशन समझ लेते हैं। आई होता है mR², मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं ML² हो जाएगा। अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सब आगे चैप्टर में पढ़ना है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अल्फ़ा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन जब हम निकालते हैं तो एंगल डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब मुद्दा है कि एंगल क्या होता है? एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं कहूँ एंगल की डायमेंशन निकालो, तो एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क L होता है, रेडियस क्या होती है? L होती है, तो पावर के आंसर क्या आ गया? L की पावर 0। तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं, टाइम की डायमेंशन T², तो आपका अल्फ़ा कितना आ गया? T की पावर -2, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? T की पावर -2। अब देखो, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो ML² और ये T-2, तो फाइनल क्या हो गया? I की ML² और अल्फ़ा की T-2। तो आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल है। तो ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली क्या है? ये करेक्ट है। अब देखो, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट पूछने के तरीके के, भाई करेक्टनेस आपको चेक करना है। लेकिन अब मान लीजिए वो कह दे कि ये एक फिजिकल रिलेशन है और उसमें से आपको वैल्यू पूछनी है। उससे पहले हम थोड़ा एंगल के बारे में और बता दें। हमने लिखा था ना एंगल, तो एंगल की जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ एंगल, ध्यान समझिएगा, ये आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? L की पावर 0। ठीक है, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनमें थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, थीटा की डायमेंशन हमेशा क्या रहेगी? नो डायमेंशन। और नो डायमेंशन का मतलब होता है M0, L0, T0, M0, L0 और T0, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, और इसका बहुत बड़ा यूज है। आगे चल के बताएंगे, IIT वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनपे बेस्ड, तो वो देखेंगे हम लोग। अब देखिएगा जरा, और देखिएगा जैसे एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, इनके अंदर भी कोई चीज़ लिखी हो तो उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इक्वल टू 80 BT² प्लस C। ठीक, हमने कहा यहाँ पे सिंस इफ y इक्वल टू दिस, क्वेश्चन है, यहाँ क्या है? टाइम है। आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C। आपको A, B, C की डायमेंशन बतानी। तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आपको A, B, C की डायमेंशन बतानी। तो A, B, C की डायमेंशन बतानी।
बिल्कुल साफ फंडा है, आप सलूशन दीजिए। कैसे? आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था कि इक्वल लगा होता है तो सभी टर्म की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। यानी कि अगर मैं लिखूं कि डायमेंशन ऑफ AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Y, बिल्कुल सही जवाब है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। सारी डायमेंशन आपस में क्या होगी? इक्वल होंगी। बस इसी चीज़ का हमें क्या उठाना है फ़ायदा। कैसे? पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ AT, तो A की डायमेंशन निकालनी है, T की डायमेंशन T हो गई और Y की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L। पहले हमने इन दोनों को ले लिया, तो A की डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी? L/T। तो डायमेंशन ऑफ जो A है वो निकल के आ जाएगा LT-1। ठीक है। अब मान लीजिए यही सेम कहानी, अब देखो ये हम इसके इक्वल कर दें तो V इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशन T स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ Y क्या है? L है। तो ये अगर इसके नीचे चला जाए तो B इक्वल टू आ जाएगा L/T स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ जो B है वो हो जाएगा LT-2। डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा? LT-2। अब मान लो हमें चाहिए C वाला, तो हम क्या कर दें? ये इसके इक्वल कर दें। तो जो डायमेंशन ऑफ C है वही डायमेंशन ऑफ क्या होगा? Y होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? L। तो डायमेंशन ऑफ C सीधे सीधे किसके इक्वल हो गई? L के इक्वल हो गई। तो अगर हमें कभी ऐसे फॉर्मूला दिया हो और डायमेंशन निकालनी हो तो बड़े आसानी से हम जो है डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा, एक इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन उन्होंने कह दिया है इफ़ f इक्वल टू, जब उन्होंने कह दिया है a√x प्लस BT स्क्वायर, यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया है कि f को हम फोर्स बोल रहे हैं, x को हम डिस्टेंस बोल रहे हैं और t को हम टाइम बोल रहे हैं। ठीक है। तो बता रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ A/B। आपको A/B की जो है डायमेंशन बतानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले A और B की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि जो डायमेंशन ऑफ A√x होगा वो डायमेंशन ऑफ F होगा। तो डायमेंशन ऑफ F हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है और A√x में A की डायमेंशन हमें निकालनी है और √x की डायमेंशन, x क्या है? डिस्टेंस है, तो ये हो गई L, लेकिन पावर कितनी है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? L⁻1/2 आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? m⁻1, ये 1 पावर है, ये 1/2 माइनस हो जाएगा, तो L⁻1/2 T⁻2। तो ये डायमेंशन ऑफ A निकल के आ गई। सेम कहानी क्या लगाएंगे? इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन, हालांकि इसके भी इक्वल कर सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। तो जब हम ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। F की डायमेंशन क्या होगी? MLT-2। BT स्क्वायर में T स्क्वायर की डायमेंशन तो T स्क्वायर होगी, बाकी ये रहेगा MLT-2। तो B की डायमेंशन क्या आ जाएगी? MLT-2 डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। तो जरा यहाँ समझते हैं, ये जो T स्क्वायर इस पे ऊपर जब चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये MLT-4। तो डायमेंशन ऑफ B क्या निकल के आ गई? इतना। अब हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ A/B। तो A की डायमेंशन कितनी थी? ये निकाल चुके हैं, ML12T-2 और B की डायमेंशन कितनी है? MLT-4। तो देखिएगा, m की पावर 1 1, m की पावर 0, l की पावर हाफ और ये 1, तो l की पावर कितनी? -½
और ये 4 ऊपर गया तो t की पावर -2 + 4 दैट इज़ 2। तो ये आपका आंसर निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निकलवाए और फिर उसके बाद कहीं और जाके नई चीज़ a/b हमसे पूछ ले। ठीक है, तो हमसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हमसे करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी पूछ सकता है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी पहले से दे दे तो उनके अंदर से कोई वेरिएबल की भी जो है डायमेंशन पूछ सकता है। तो कैसे भी हमसे डायमेंशन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। P = क्वेश्चन है b - x² / at। आपसे कह रहा है P अगर यहाँ पावर हो, x अगर डिस्टेंस हो और t अगर टाइम हो, तो उसने पूछा है डायमेंशन ऑफ a × b बताओ। तो आप तो सीधा जान लो कि a और b की डायमेंशन आ जाएंगी तो किसी की भी डायमेंशन आ जाएगी। अब समझिएगा ज़रा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो इन दोनों का हो रहा है माइनस। सोल्यूशन देते हैं इसका। तो जब अगर माइनस हो रहा हो तो उनकी डायमेंशन सिमिलर होंगी। तो डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ x²। डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ x²। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² की डायमेंशन हो जाएगी l²। तो ये तो सीधा सीधा आ गया भाई b की डायमेंशन क्या होगी। अब देखिएगा, जो डायमेंशन ऑफ p है, पहले पावर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो पावर होती है w/t। w होता है ml² t - 2/t। तो ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ p कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ml² t - 3। ये डायमेंशन ऑफ क्या निकल के आ गई, p निकल के आ गई। अब देखो, जो डायमेंशन ऑफ p है, मैंने क्या बताया था, डायमेंशन ऑफ जो p है वही डायमेंशन ऑफ v - x² डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ at। अब यहाँ ज़रा दिमाग लगाओ, आपने क्या लिखा हुआ है कि हमने पढ़ाया हुआ भी था कि जो डायमेंशन ऑफ b होगा वही डायमेंशन ऑफ x² होगा, यानी डायमेंशन ऑफ v लिखो और डायमेंशन ऑफ x² लिखो ऑब्लिक डायमेंशन ऑफ v - x² लिखो। सब बराबर है अपॉन डायमेंशन ऑफ at लिखो। तो हम तो वो लिखेंगे जो आसान है। अब देखो, डायमेंशन ऑफ b आप निकाल चुके हो, डायमेंशन ऑफ x² आपको पता है ये क्या हो जाएगा l²। और डायमेंशन ऑफ at, तो a की डायमेंशन पता करनी है, t की डायमेंशन t हो गई और पावर की डायमेंशन है ml² t - 3। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l² डिवाइडेड बाय ml² t - 3 इंटू t। तो हो जाएगा ये l², नीचे क्या है ml² t - 2। अब इसे ऊपर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा m - 1, l तो ख़त्म ही हो जाएगा, पावर 0 आ जाएगी और t हो जाएगा 2। तो ये डायमेंशन ऑफ a निकल के आ गई। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ b हम पहले निकाल चुके हैं, हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ ab। तो ज़रा देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ ab कैसे निकालेंगे। तो आसान है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। डायमेंशन ऑफ ab क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन इंटू b का डायमेंशन। तो a का डायमेंशन कितना है l², नहीं a का डायमेंशन है m - 1 l0 t2 और ये क्या है l²। तो हो जाएगा m - 1 l² t2। ये डायमेंशन ऑफ ab हो जाएगी, आंसर आ गया। तो कुल मिला के आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्वेश्चन और करेंगे ज़रा, IIT और नीट लेवल पे भी जो एडवांस पे भी पूछे जाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है और अगर करेक्ट दिया हो तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे अननोन्स की, वो भी हमने सीख लिया। तो अगले वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है वो भी हम करेंगे। थैंक यू।